बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 26 जून है, सोमवार का दिन और सन 2023 शाम का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, शाम के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। आज की कहानी एक सच्ची कहानी आपके सामने लेके, फर्जी नहीं है, अफसाना नहीं है, जीती जागती सच्ची कहानी। और पाकिस्तान में, मुल्क अजीज़ के पाकिस्तान के सूबा सिंध में होने वाला एक कहानी। और सिंध का ज़िला सखर के गिरदो नवाब में कुर्बो जवार में एक हाई स्कूल में टीचर रहे हैं जी, जिनका नाम था सर फकीर मोहम्मद हयात। ये उनकी किताब बायोग्राफी मेरे सामने पड़ी हुई है। उन्होंने अपनी सवाने उम्री लिखी है। उन्होंने क्या नाम था उनका? सर फकीर मोहम्मद हयात साहब। बड़े काबिल सद एहतराम, सारे असातिज़ा इकराम काबिल एहतराम होते हैं, मगर मैंने इनकी कहानी पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये वाकई अजीम आदमी थे। और असातिज़ा में ऐसे कई लोग होते हैं जो लोग धूरंदेशी, बंदा परवरी, रहम दिली और कायदाना सलाहियतों से माला माल होते हैं, भरे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक फकीर मोहम्मद साहब थे और हैं भी, इस वक्त हयात हैं। अब कुछ पता नहीं, कुछ महीनों से उनसे किसी का राब्ता नहीं हुआ। अल्लाह करे वो ठीक ही हो। खैर, हमने उनकी आप बीती में से लिया हुआ एक वाक़या, एक कहानी मैंने आपके खिदमत में पेश करनी है। वो कहते हैं जी, हमारे हाई स्कूल में हेड मास्टर साहब आए नए, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी था, सर गुलाम हैदर खोखर साहब हेडमास्टर आए। यूनिफॉर्म के मामले में इंतहाई सख्त आदमी थे। डिसिप्लिन तो एक तरफ, खाली यूनिफॉर्म पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और उन दिनों 1983 की बात कर रहा हूँ, उन दिनों स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो वर्दी यूनिफॉर्म हुआ करती थी वो ऊंट के रंग की शलवार कमीज़ और ये सफ़ेद जूते जो कैनवस के बने हुए होते। आजकल तो वो कहीं नज़र नहीं आते, हमारे यहाँ भी रहे हैं, मैं भी पहनता रहा हूँ। कैनवस के बने हुए सफ़ेद जूते, बूट से सफ़ेद रंग के। खैर, हेडमास्टर साहब ने बड़ी इस मामले में सख्ती किए रखी। हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में कम अज़ कम सुबह असेंबली हुआ करती थी। हमारे दौर में भी ऐसा होता था। और वहाँ पे यूनिफॉर्म का मुआयना होता था। सारे स्टूडेंट्स आके लाइनों में खड़े होते। सबसे पहले तलावत कुरान पाक, और दूसरे नंबर पे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरे नंबर पे कौमी तराना गाया जाता था। और सारा स्टाफ मेंबरान और स्टूडेंट्स खड़े होकर, लाइनों में खड़े होकर तराना सुना करते थे। हमारे दौर में भी ऐसा होता रहा। खैर, बात मैंने आपको सुनानी है सर फकीर मोहम्मद हयात की, उनके अपनी ज़िंदगी की एक कहानी। उन्होंने लिखा है जी कि हेडमास्टर साहब ने सुबह सुबह असेंबली में चक्कर लगाया। खड़े थे बेमामूल सारे स्टूडेंट्स, और एक तालिब इल्म पीछे छुपकर, सबसे पीछे खड़ा होकर, नवीं क्लास का तालिब इल्म, 9th क्लास का, सबसे पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लाइन में खड़ा हुआ था। हेडमास्टर साहब ने उसे ताड़ लिया। ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं ना। वहाँ पे चले गए, चलते चलते उस तक पहुँच गए, लड़के तक, और लड़के को पकड़कर, कॉलर से पकड़कर, घसीट कर बाहर खींचना शुरू कर दिया लाइन से। इस बच्चे का नाम था क्या? भीकोमल, हिंदू लड़का था। इसका नाम था भीकोमल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए।
یہ रहा जी नाम, भेकोमल। ये लड़के का नाम था, स्टूडेंट का। इसको कॉलर से पकड़ा हेडमास्टर साहब ने और उनको घसीटते हुए बाहर लेके आए। और अब वो भेकोमल जो स्टूडेंट था वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, सर मेरी बात सुन लें, साईं मेरी बात तो सुन लें कम अज कम। मेरा बाप एक मोची है, मैं एक मोची का बेटा हूँ। मेरा बाप आजकल बीमार होने की वजह से काम नहीं कर रहा। कहाँ से हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, हम लोग कहाँ से यूनिफॉर्म खरीदें, कहाँ से पहन के आऊँ। मतलब मगर हेडमास्टर साहब थे कि अपने जोश और जज्बात में आकर उसकी एक नहीं सुन रहे थे। इससे पहले कि उसके ऊपर तशद्दुद करते, उसको मारते, उसने कहा हाथ जोड़ के, उसने कहा साईं, वो एक सिंधी स्टाइल होता है ना, सार को कहते हैं साईं, जनाबे अली को कहते हैं साईं। उसने कहा साईं मेरी एक बात सुन लें, मुझे ना मारे, मेरे पे तशद्दुद ना करें, मैं वादा करता हूँ मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा, छोड़ दूंगा, इसलिए कि मैं यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकता। हेडमास्टर साहब एक दफ़ा ये लफ्ज़, ये फिक्रा सुनकर चौंके, सर से लेके पाँव तक उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो ये कतन नहीं चाहते थे कि उनका एक काबिल और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्कूल ही छोड़ दे। उन्होंने कहा वजह बताओ। उसने कहा मैंने आपको बता तो दिया, मेरा बाप बीमार है, मोची है, वो काम नहीं कर रहा आजकल, तो कहाँ से हमारी रोटी नहीं पक रही घर में 2 टाइम की, और मैं यूनिफॉर्म के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। हेडमास्टर साहब फौरी तौर पर स्टेज पर आए, अपनी पूरे जोश और जज्बे और जलाल के साथ लाउड स्पीकर में ऐलान किया कि आज जितने स्टूडेंट्स आए हैं स्कूल में, हाई स्कूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में हैं, सारे बच्चे आज की पॉकेट मनी यानी जेब खर्च इस लड़के को देंगे, भेकोमल को, ताकि ये अपनी यूनिफॉर्म बना सके। ये हुक्म था जी, सारे लोगों ने सुन लिया, स्टूडेंट्स ने भी और स्टाफ ने भी, असातिज़ा इकराम ने भी। असेंबली ख़त्म हुई, कहते हैं सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। अब ये साहब ये सर फ़कीर मोहम्मद अयाज साहब कहते हैं कि वो बच्चा आधे घंटे के बाद मेरी क्लास में आ गया। उसके हाथ में नोट थे चंद वर्क के, उस वक्त हुआ करते थे, 1-1 रुपए का नोट हुआ करता था, चंद नोट थे, उनके साथ थोड़े से सिक्के थे जो शायद उसने अपनी क्लास में से जमा किए थे। और अब दूसरी वो क्लास उसने चुनी जहाँ पे सर फ़कीर मोहम्मद हयात क्लास इंचार्ज थे। क्लास में एंटर होकर इजाज़त लेकर सर की, भेकोमल आ गया जी अंदर क्लास में। इससे पहले कि वो कोई सवाल करता, बच्चों से मांगता, उनसे खैरात पैसे वसूल करता, डॉक्टर सर ने उनको फौरी तौर पर टॉन्ट किया। उसको बोला क्या करते हो, ये क्या करने जा रहे हो, भिखारी बनना चाहते हो, सारी उम्र भीख मांग के गुजारना चाहते हो, खबरदार अगर किसी को, और ये जो तुमने पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं वापस जाओ अपनी क्लास में, जिससे लिए हैं पैसे वसूल किए हैं सबको वापस करो और 10 मिनट में मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें यूनिफॉर्म कैसे मिलेगी। अभी जाओ और वापस करके आओ पैसे। एक दफ़ा तुम्हें भीख मांगने की आदत पड़ गई तो फिर ये नस्लों तक चलती है, नहीं जाती। खैर भेकोमल गया जी, हुक्म था सर का, काबिल साद एहतराम फ़कीर मोहम्मद हयात साहब का हुक्म था सर जी का। वो गया अपनी क्लास में, पैसे वापस किए और आ गया इधर इनकी अपनी क्लास में सर के पास, सर फ़कीर मोहम्मद हयात साहब के पास। सर लिखते हैं जी मैंने उसे लिया और क्लास में उसके सामने बात करने की बजाय उसको स्टाफ रूम में अलहदगी में ले गया उस बच्चे को, और उसे ये कहा कि ये बताओ कि शाम के बाद जो तुम्हारे पास फरागत का टाइम होता है, स्कूल से जाने के बाद, होमवर्क कर लेने के बाद, शाम के वक्त तुम कौन सा काम, कोई हुनर जानते हो, कोई टेक्निकल काम जानते हो? भेकोमल ने कहा जी मैं ख़ानदानी मोची हूँ, हमारा
ایک आबाओ अजदाद से चलता हुआ आ रहा एक पेशा है हमारे घर का, और मैंने अपने बाप के पास बैठकर बहुत नफीस तरीके से जूतों को मरम्मत करना और उनको पॉलिश करना सीख लिया हुआ है। ये फ़न, ये हुनर मुझे आता है, अच्छे से आता है, मगर इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ औजार ख़रीदने की ज़रूरत है, वो मेरे पास पैसे नहीं है। सर ने कहा बताओ कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदनी हैं। भेकोमल ने कहा कि जी लकड़ी का एक बॉक्स चाहिए छोटा, उसमें रखने के लिए चंद ब्रश चाहिए और पॉलिश की 2-4 डिब्बियाँ चाहिए। इनके अलावा कुछ औजार होते हैं कटाई के लिए और स्टिचिंग के लिए और धागा वगैरह, ये सारा सामान तकरीबन 150 में मिल जाएगा बाज़ार से। मेरे पास 150 का है नहीं, कहाँ से लाऊं। डॉक्टर साहब कहते हैं जी, सर जी कहते हैं, फ़कीर मोहम्मद अयाज साहब लिखते हैं कि मैंने अपनी जेब टटोली और पूरा 150 गिन कर उस बच्चे को दिया और बोला कि मैं तुम्हें ये खैरात या सदका नहीं दे रहा, भीख नहीं दे रहा, कर्ज दे रहा हूँ ये 150 रुपया, और तुम हर महीने 15 रुपये इसमें से मुझे वापस करोगे किस्तों में। ये रकम तुम्हारे पास कर्ज है और तुम एक महीने बाद 15 रुपये मुझे रेगुलरली वापस करते रहोगे, तब तक जब तक मेरे 150 मुकम्मल नहीं हो जाते। अब अगली बात सुनो गौर से, अपने बैग से नोटबुक यानी कॉपी निकालो। कॉपी निकाली जी स्टूडेंट ने, उन्होंने 3 सफ़हात उसमें 3 पेजेस फाड़े और तीनों पे रुके लिखे, रुका खत लिखा। दस्ती भेजने वाले को रुका कहते हैं, रुका लिखा। एक रुका उन्होंने अपने साबका स्टूडेंट तालिब इल्म जो दुकान कर रहा था कपड़े की, उसका नाम था शेख सरफराज, उसके नाम एक रुका लिखा। एक रुका लिखा दर्जी के नाम, वो भी उनका वाकिफकार था, उनका जानने वाला और इज्जत करने वाला था। और तीसरा और आखिरी रुका लिखा अपने छोटे भाई को जो दुकान करता था जूतों की। उसने कहा ये तीनों रुके मेरे ले जाओ, ऊपर मैंने रुकों के नाम लिख दिए हैं, मार्केट में जाओ, एक तो अपना सामान खरीदो 150 का, और अगले दिन तुमने ये काम करना है कि इन तीनों बंदों के पास जाना है, इनको जाकर इनके नाम का रुका दिखाना, मैंने जो लिखा हुआ है वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। और सुनो, जूते, कपड़े और दर्जी की जो मेहनत और मजदूरी और जो कीमत है वो भी 15 रुपये तुमने महाना अदा करने हैं। यानी 15 सरजी के और 15 दूसरों के मिलाकर 30 रुपये तुमने महीने के कर्ज उतारना है। ये तुम्हारा कर्ज ज्यादा नहीं, 1 साल में खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा और तुम आज़ाद हो जाओगे और आगे तुम खुद कफील हो जाओगे, खुद कफालत की मंजिल को पालोगे, मेहनत करना सीख लोगे, तरक्की करते जाओगे और आइंदा कभी भीख, खैरात और सदका मांगने के बारे में सोचना भी मती। अगर मैंने सुन लिया तो तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगा। इतनी सख्ती के साथ मना किया उस्ताद मोहतरम ने। सरे तस्लीम खम था जी भेकोमल का, सर झुकाए हुए कहा ये सर ऐसा ही होगा, मैं आपसे हल्फन इकरार करता हूँ, वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन्हीं बातों पे अमल करूँगा और हूबहू करूँगा, एज इट इज़ करूँगा। उस्ताद मोहतरम फ़कीर मोहम्मद अयाज साहब बड़े खुश हुए, बड़े चेहरे पे इत्मीनान की एक लहर लेकर वापस अपनी क्लास में चले गए। छुट्टी के बाद भेकोमल सीधा मार्केट गया, उसने वो सामान ख़रीदा, उसे पता था कौन कौन सा औजार चाहिए मोची को काम करने के लिए। अगले दिन जब वापस आता है अपनी क्लास में भेकोमल, तो उस्ताद मोहतरम खड़े थे, उसको देखकर बड़ा मुस्कुराए और बोले, पूरी क्लास से ये कहा, बच्चों से, स्टूडेंट से, अपने तालिब इल्मों से, कि मैं तुम्हारा इंचार्ज और उस्ताद होने के नाते से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आज के बाद तुम अपने और अपने घर वालों के जूते भेकोमल से पॉलिश और मरम्मत करवाया करोगे। सारों ने हामी भर ली।
کہ ہم نے باہر سے دوسروں بھی تو کروانے ہوتے ہیں، اس سے کروا لیں گے۔ ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ، وہ کہانی، وقت تھا کہ گزر جاتا ہے۔ 22 سال گزر گئے اس واقعے کو، اور آ جاتا ہے 2005، 1983 کا واقعہ، اور 2005 میں کیا ہوا پھر؟ ہوا کیا جی؟ اس دوران بھیکو مل اپنے کام میں بزی رہا، اور اسکول کا نظام ایز اٹ از چلتا رہا، مگر کئی اسٹوڈنٹس آئے، پڑھ کر چلے گئے، کئی اساتذہ کرام یا تو ریٹائر ہو گئے، یا پھر وفات پا گئے، یا پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی، کوئی بھی نہیں تھا اس اسکول میں سوائے ایک کے، اور وہ کون صاحب تھے؟ وہی کلاس انچارج سر فقیر محمد حیات۔ وہ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پارٹی کی جی، 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کو الوداعی پارٹی دی جاتی تھی، اب بھی رواج ہے اسکولوں میں۔ 10ویں کلاس جو جانے والی ہوتی ہے اسکول سے، اس کو الوداعی پارٹی دی جاتی ہے، اور اس پارٹی میں علاقے کے قرب و جوار کی کچھ مشہور و معروف اور کچھ امیر شخصیات کو بلانے کا بھی فیصلہ ہوا، ان کو انویٹیشن کارڈ دینے کا سوچا گیا، اس لیے کہ وہ لوگ آئیں گے تو اسکول کے مسائل ان کے سامنے رکھیں گے۔ مثال کے طور پر اتنے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہاں پہ، طالب علم پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ صرف 2 واش روم ہے اسکول میں، اور ان میں سے بھی ایک فنکشنل نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ اب ایک واش روم کے سامنے کئی لائنیں لمبی لمبی لگی ہوئی ہوتی ہیں طالب علموں کی، اور سرکاری فنڈ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ مزید لیٹرینز یا واش روم بنائے جا سکیں، اس لیے بھی کچھ امیر لوگوں کو، کچھ وی آئی پیز کو انوائٹ کیا گیا اس فنکشن میں، اس تقریب میں، اور صرف فقیر محمد حیات صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بھول چکے تھے وہ اس واقعے کو جو بھیکو مل والا تھا۔ وی آئی پرسن کے لیے، انتہائی پرسن کے لیے، چیف گیسٹ کے لیے جس شخصیت کا چناؤ ہوا، جس کا کرہ نکلا، سارے سٹاف نے مل کر بھیکو مل کا نام لکھا، جس کی 4 فلور ملیں تھیں قرب و جوار میں، شہروں میں 4 فلور ملوں کا مالک تھا، اس کو جی چیف گیسٹ بنانے کا فیصلہ ہوا۔ سارے سٹاف ممبرز نے کہا کہ وہ انسانیت کا درد دل رکھنے والا آدمی ہے، وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ سوشل ویلفیئر میں اپنا نام رکھتا ہے کہ نامور شخصیت ہے، اس بنا پر اس کو چیف گیسٹ کے طور پر انویٹیشن کارڈ بھیجا گیا۔ آ گیا جی وہ۔ اب استاد صاحب فقیر محمد صاحب جو تھے، فقیر محمد حیات صاحب، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ 22 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد انسانی جسامت میں، انسانی چہرے میں، انسانی شکل و صورت میں تبدیلی تو ہوتی ہے۔ اب وہ ایک فربا اور موٹا آدمی جس نے کرنڈی کا سوٹ پہنا ہوا اور برینڈڈ کوٹ اوپر پہنا ہوا، چہرے پہ رے بین کی اینک لگائی ہوئی، اور پاؤں میں لیدر کے بوٹ پہنے ہوئے، قیمتی لباس، اس حلیے میں بھلا کون اسے پہچان سکتا؟ ابھی تک ڈاکٹر فقیر محمد صاحب کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے، یا ان کے ذہن سے سکپ ہو گیا ہوگا یہ واقعہ۔ سپاس نامہ پیش کیا جی ہیڈ ماسٹر صاحب نے کھڑے ہو کر، سب سے پہلے جو مہمان بلائے گئے تھے ان کی ویلکم کہا گیا، ان کا شکریہ ادا، جو رسمن اور رواجن ایسا ہوتا ہے، جو میزبان ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے، سپاس نامہ پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد وی آئی پی یعنی اسپیشل گیسٹ، چیف گیسٹ کو انوائٹ کیا گیا ڈائس پہ بولنے کے لیے کہ بھیکو مل صاحب آئیں گے جی، وہ اب خطاب کریں گے۔ وہ خطاب کرنے کے لیے اب بھیکو مل کو ایک ایک بات یاد تھی، ایک ایک لمحہ یاد تھا، استاد محترم کے ابھی تک ذہن میں نہیں آیا۔ بھیکو مل اٹھا، آ کر ابھی تقریر شروع کرنے ہی کو تھا کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔
लाउड स्पीकर में रोने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लग गई। फौरी तौर पर पीछे पलटा और बैठे हुए सर फकीर मोहम्मद हयात साहब के पैरों को छुआ, पैरों को हाथ लगाकर अपने माथे और सर पे हाथ फेरा और दोबारा लाउड स्पीकर में डाइस में आकर कहने लगा, सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका वही निकम्मा और नखट्टू और गरीब तालब इल्म हूँ जिसकी काया पलट दिया आपने, जिसकी नस्ल आपने बिगड़ने से बचा ली, संवार दी, नस्ल दर नस्ल बेकारी बनने से हमें बचा लिया। मैं वही भेको मालूम सर जिसके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं थी और आपने मुझे कर्ज दिया था और कर्ज पर यूनिफॉर्म भी लेके दी थी। वो मैंने कर्ज सालों की बजाय चंद महीनों में, 2-3 महीनों में वापस कर दिया था, इसलिए कि मैं कम से कम 3-4 रुपए रोजाना कमा लेता था और कर्ज की वापसी मेरे लिए मुश्किल नहीं थी। वो दिन जाए और अब का आए, मैंने आपकी बताई हुई कुंजी अपने हाथ से नहीं छोड़ी और वो थी मेहनत की कुंजी जिसका नाम मेहनत हुआ करता। उस कुंजी का नाम है मेहनत। मैंने उस कुंजी को अपने हाथ से नहीं छोड़ा, पुख्तगी के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ, हर मुश्किल का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता रहा और मजीद आगे बढ़ता रहा। और आज मैं कई स्कूलों में, कई रफाई इदारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, सोशल वेलफेयर के कामों में सबसे आगे होता हूँ। और ये सब कुछ सर जी, डॉक्टर फकीर मोहम्मद साहब, ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। आपके कदमों के खैरात मुझे मिली है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा मुझे मिला है। आप जैसे लोग होते हैं जो नस्लों की काया पलट देते हैं, आप जैसे लोग होते हैं जो इंसानों को फरिश्ता बना देते हैं, आप जैसे लोग ही होते हैं जो गरीबों को खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं, जो आप ही होते हैं, आप जैसे जो बेकारियों को मेहनत की कुंजी थमाते हैं जैसे मुझे थमाई। मैंने कभी पलट कर पीछे नहीं देखा और आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपके क्या, बल्कि ये मेरा अपना स्कूल है। इसमें अब 2 लैट्रीनें नहीं बनेंगी सर, 2 वाशरूम नहीं बनेंगे, 20 बनेंगे, 20 वाशरूम आप स्टूडेंट्स के लिए और 5 स्टाफ मेंबर्स के लिए बनेंगे। और भी कोई काम अगर स्कूल का होने वाला हो कभी भी, तो ये मेरा टेलीफोन नंबर है। उस वक्त मोबाइल तो होता नहीं था, ये PTCL के नंबर हुआ करते थे टेलीफोन। उसने अपना नंबर लिख के दिया, उसने कहा सर आप मेरे गरीब खाने पे, आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाएं, मुझे ईद से ज़्यादा खुशी हो, मुझे खिदमत का मौका दें, मुझे अपने पैरों में बैठने का शर्फ बख्शें। मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मेरे लिए ये खुशी का मकाम है। मैंने अपने बीवी बच्चों को, यारों दोस्तों को, सबको आपका गायबाना तारुफ करवा रखा है और वो सब लोग आपकी एक झलक देखने के लिए बेकरार हैं। अब ये वो लम्हा था कि उस्ताद मोहतरम के ज़हन में सारी वो फिल्म चल गई जो स्किप हुई थी, क्योंकि उन्होंने तो कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसे वाक़यात, ऐसे काम किए हुए थे। अब एक का तो वाक़या याद नहीं रहता। उन्होंने भी, उस्ताद मोहतरम की आंखों में भी आंसू आ गए, उनकी पलकें भी भीगी और आगे बढ़कर भेको मल को गले लगा लिया और उनको थपकी देते हुए बोला, बेटा मैंने तो सिर्फ अल्फाज बोले थे, असल इस कामयाबी के हकदार तुम हो, इसलिए कि तुमने मुसलसल जद्दोजहद और पहम कारकर्दगी के साथ इस बात को यकीनी बनाया कि तुम्हारी नस्ल ही संवर जाए और अब तुम इस शहर के, इस ज़िले के मुखय्यर हज़रात में शुमार किए जाते हो। ये कामयाबी का सेहरा तुम्हारी मेहनत के साथ है।
میرا تو یہ فرض تھا، استاد ہونے کے ناطے میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنا فرض ادا کیا۔ جو بھی کیا ہر استاد کو کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے ناظرین؟ کہاں ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے؟ فنگر ٹپس پہ، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر۔ یہ قابل افسوس مقام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تمہارا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ نو، تمہارا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ پھر سے سن لیں، تمہارا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ اتنا بڑا پیغام، اتنے بڑے دریا کو علامہ نے کوزے میں بند کر کر ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، ہم نے پختہ مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ کسی کی نہیں سننی، کسی کی نہیں ماننی، کسی کی نصیحت پہ وصیحت پہ غور ہی نہیں کرنا، کان ہی نہیں دھرنا۔ اگر پڑھنا بھی ہے علامہ کی شاعری کو تو ایک شعر کی حد تک لطف اندوز ہونے کے لیے، اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا۔ ہمارا یہ ترا امتیاز رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ فرضی کہانی نہیں، سچا واقعہ ہے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا سوال، اسلامیات کا سوال پوچھتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں؟ 1,24,000 میں سے تقریباً کتنے انبیاء اکرام ہیں جنہوں نے جبریل امین کو اصلی چہرے اس کی صورت میں، شکل و صورت میں، اصلی شکل و صورت میں دیکھا؟ اور وہ کون کون ہیں؟ کون سے انبیاء اکرام ہیں؟ کتنے ہیں؟ اچھا چلیے، سوال کے کیونکہ دو حصے میں ایک بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک ہی ہستی ہے جی دنیا میں جنہوں نے حضرت جبریل امین کو اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ یہ اعزاز اور کسی نبی کو نہیں ملا۔ وہ کون ہے یار؟ ہو کون سکتے ہیں؟ وہی فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار ختم نبوت، سرکار مدینہ، امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جبریل امین کو اصلی شکل و صورت میں دیکھا، اور وہ واحد ہستی۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے ہمیشہ کی طرح آج کا شعر۔ جی آج کا شعر بڑا اچھا میں آپ کے لیے چن کے لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ منصف نے قاتل کی یہ دلیل مان لی، منصف نے قاتل کی یہ دلیل مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ، مقتول خود ہی گرا تھا خنجر کی نوک پہ۔ یہ تھا جی آج کا شعر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، رب راکھا جی۔